नजर नजर में उतरना कमाल होता है। नजर नजर में उतरना कमाल होता है। नफस नफस में बिखरना कमाल होता है। बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है। नमस्कार, मैं ज्ञान प्रकाश चौधरी आप सभी भावी शिक्षकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की एग्जाम होने वाली है, तो इसी क्रम में मैं लेकर के आ रहा हूँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, सारे प्रश्नों का हल लेकर के मैं आ रहा हूँ। आज देखते हैं, आज विज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आ रहा हूँ। तो आइए शुरुआत करते हैं, अधिक समय ना लेते हुए हम प्रश्नों की चर्चा करते हैं। ये मैंने अपना फोटो लगा दिया है, यहाँ देख सकते हैं आप, मैं जिस विद्यालय में कार्यरत हूँ उन सभी बच्चों के साथ मैंने एक फ़ोटो ऐसे ही डाल दिया है जिससे आप लोग मोटिवेट हों। और बेसिक शिक्षा परिषद आप सबका इंतज़ार कर रहा है। आइए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है, बहुविकल्पीय प्रश्न में भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री थे, तो भारत के सबसे पहले अंतरिक्ष यात्री जो हुए हैं वह थे राकेश शर्मा जी। कौन है? राकेश शर्मा। बा इसमें सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न, दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है? पेट्रोल में होती है, पेट्रोल में यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा या फिर रासायनिक ऊर्जा? तो पेट्रोल में रासायनिक ऊर्जा होती है। कौन सी ऊर्जा? रासायनिक ऊर्जा। दा इसमें सही हो जाएगा। बल का एसआई मात्रक क्या है? तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन होता है। केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में केवल पाया जाता है, वह है सेंट्रोसोम। क्या है? सेंट्रोसोम। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा क्या है? चंद्रमा एक उपग्रह है। किसका उपग्रह है? पृथ्वी का। अति लघुत्तरीय प्रश्न आ गए हैं। अति लघुत्तरीय प्रश्न, आइए छोटा सा हम यहाँ इसको थोड़ा सा छोटा कर दे रहे हैं, फिर उसके बाद हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। वयस्क मानव शरीर में कितनी अस्थियां होती हैं? तो वयस्क मानव शरीर में कुल 206 अस्थियां होती हैं। कितनी अस्थियां होती हैं? 206 अस्थियां होती हैं। 206 हड्डियां होती हैं। अस्थियों से समझिएगा, हड्डियों की बात की जा रही है। तो वसा में घुलनशील किन्हीं दो विटामिनों के नाम लिखिए। वसा में घुलनशील किन्हीं दो विटामिन के नाम लिखना है, तो कौन कौन से विटामिन हो सकते हैं? तो विटामिन ए वसा में घुलनशील है और विटामिन डी भी वसा में घुलनशील है। यानी ए और डी आप घी में, तेल में, यानी वसा जितने भी होते हैं उन सब में आप घोल सकते हैं, उन सब में ये मिल सकता है। और जल में घुलनशील जो विटामिन है उसका क्या नाम है? जल में घुलनशील विटामिन सी। विटामिन सी किस में पाया जाता है? नींबू में पाया जाता है। तो नींबू को किस में घोल के पीते हैं? जल में ही। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। टीकाकरण क्या है? लिखिए। टीकाकरण की परिभाषा लिखनी है कि टीकाकरण क्या है। थोड़ा सा इसको हम और छोटा कर दें, अब अच्छे से दिखिएगा भी। और प्रश्न देखते हैं। टीकाकरण क्या है? लिखना है, शरीर को किसी बीमारी से बचाने के लिए टीका लगवाना ही टीकाकरण कहलाता है। शरीर की प्राकृतिक प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाता है टीकाकरण। इसलिए टीकाकरण सबके लिए बहुत ही जरूरी हो जाता है। किन्हीं दो कीटभक्षी पौधों के नाम लिखिए। तो कीटभक्षी पौधे जो हैं वो है नेपंथीस और यूट्रिकुलेरिया या ब्लैडर वर्ट। आइए पिक्चर के माध्यम से देख लेते हैं ये क्या होते हैं, कीटभक्षी पौधे क्या होते हैं। यानी जो कीड़े मकोड़ों को खाते हैं वह कीटभक्षी पौधे कहलाते हैं। यह देखिए, ये पौधा है, ये नेपेंथीस है। तो कैसे कीटों को खाता है ये देख रहे हैं, घटपड़ी से कहते हैं, इसका मुंह खुला हुआ है। कोई कीड़ा आया, कोई कीड़ा इसमें बैठ गया, इस पे यहाँ बैठा, फिर इसके बाद ये ऊपर वाला इसका जो ढक्कन है वो बंद हो जाता है, अंदर ये पिचर घड़े में चला गया, चला जाता है तो इसमें सड़ जाता है, ये खा लेता है। बस यही है कीटभक्षी पौधा।
किसी तत्व के दो समस्थानिक परमाणुओं में किसकी संख्या भिन्न होती है? तो समस्थानिक परमाणुओं में न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। किसकी संख्या? न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होगी। अगला प्रश्न है, चाल किसे कहते हैं? इसका मात्रक भी लिखिए। चाल क्या है? किसी वस्तु के विस्थापन की दूरी को चाल कहते हैं। विस्थापन की दूरी को चाल कहते हैं। चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। तो विस्थापन क्या है? मान लीजिए कोई ये वस्तु है जो यहाँ पड़ी हुई है। यह वस्तु अगर चली गई खिसक करके यहाँ यहाँ पहुंच गई, ये विस्थापन हुआ। ये विस्थापन हुआ। कुछ दूरी चला ना, यहाँ से लेकर के कुछ दूरी चला, तो इसी विस्थापन को ही चाल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न आ गए हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न चर्चा करते हैं। मनुष्य के मुख में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? उनके नाम एवं कार्यों को संक्षेप में लिखिए। तो मनुष्य के मुख में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। तो पहला होता है कृंतक, कृंतक या छेदक। दूसरा है रदनक, पहला है कृंतक, दूसरा है रदनक, तीसरा है अग्रचवर्णक और चौथा है दाढ़ या चवर्णक। 4 प्रकार के दांत हो गए। तो दांतों की संख्या क्या होती है? कृंतक दांत जो होते हैं इनकी संख्या 4-4 होती है, यानी 4 ऊपर और 4 नीचे। रदनक या भेदक दांत, तो इनकी संख्या 2 होती है, 2 होती है, 2 ऊपर 2 नीचे। अग्रचवर्णक, ये जो दांत होते हैं अग्रचवर्णक, इनकी संख्या भी 4-4 होती है। कितनी होती है? 4-4 होती है। और जो चवर्णक होते हैं इनकी संख्या 6-6 होती है। तो थोड़ा सा परिभाषा जान लेते हैं। कृंतक दांत धारदार होते हैं, इनकी संख्या 4-4 होती है। भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं। रदनक क्या करता है, यानी भेदक क्या करता है? तो भेदक दांतों की संख्या 2-2 होती है। ये दांत छेदक दांतों की अपेक्षा लंबे तथा नुकीले होते हैं। ये दांत भोजन को फाड़ने का कार्य करते हैं। पहला जो हुआ वो काटने का कार्य करता है, यानी काटता है, और दूसरा क्या करता है? दूसरा उसको फाड़ता है, रदनक। तो क्या करेगा? दूसरा क्या करेगा? वो फाड़ता है। तीसरा क्या है? जो चवर्णक दांत होते हैं अग्रचवर्णक, ये जो है अत्यंत नुकीले होते हैं, परंतु रदनक दांतों की अपेक्षा यह कम नुकीले होते हैं। इनका कार्य भोजन को कुचलना होता है, ये भोजन को कुचलते हैं। और जो चवर्णक होते हैं ये सबसे पीछे स्थित होते हैं, जिसको हम लोग चौभर कहते हैं, यही चवर्णक हैं। तो जो चवर्णक होते हैं यह दांत बहुत सुदृढ़ होते हैं, बहुत मजबूत होते हैं, और इनकी कुल संख्या 6-6 होती है। आइए थोड़ा सा फोटो के माध्यम से जान लेते हैं कि कौन कौन से दांत हैं। ये देखिए फोटो लगा हुआ है, थोड़ा सा जान लेते हैं। ये जो बताया गया कि 4 दांत होते हैं, चलिए मैं 4 दांत यहाँ से निकाल दे रहा हूँ। यहाँ से लेकर के ये 4 दांत, यानी 1, 2, 3 और 4। ये जो चारों दांत हैं ये क्या हैं? दांत इतना चमकीला कि फिसल रहा है पेन। ये चारों दांत क्या हैं? ये हैं कृंतक। क्या हैं? कृंतक, कृंतक काटने वाले। और ये जो थोड़ा सा देख रहे हैं आप, ये जो पांचवा देख रहे हैं, ये पांचवा इधर भी देख रहे हैं आप, ये ये फाड़ने वाले हैं। इसे कहते हैं रदनक। क्या कहते हैं? रदनक, रदनक हो गया। तो आप जान पाए हैं, ये कृंतक हो गया, ये रदनक हो गया। तो दो दो ऊपर हो गए, ये 5 जहां लिखा गया है ये रदनक है, तो 2 ऊपर हो गए 5, यानी रदनक 2 ऊपर हो गए, और 2 नीचे भी होते हैं। ये देखें आप, यहाँ भी मैं लिख दे रहा हूँ 5, ये हो गया 5, 5वें नंबर पे रदनक है। और 1, 2, 3, 4 ये हो गए कृंतक। तो मेरे हिसाब से आप लोग इस फोटो के माध्यम से समझ गए होंगे कि कृंतक दांत जो 4-4 होते हैं, 4 ऊपर 4 नीचे, ये सिर्फ कुतरने का कार्य करते हैं, यानी काटते हैं, और रदनक इसको फाड़ने का कार्य करते हैं। इसके बाद वाला जो नंबर आता है ये सब देखें, ये अग्रचवर्णक है, और सबसे लास्ट में है वो चवर्णक है, यानी चौभर। ठीक है, समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं हम। माइटोकॉन्ड्रिया को
कोशिका का ऊर्जागृह क्यों कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का गृह ऊर्जा का गृह इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ जो है माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटीन्स द्वारा संश्लेषित प्रोटीन का उपयोग भोजन बनाने में एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनाने के लिए किया जाता है। यह एटीपी कोशिका की ऊर्जा मुद्रा के रूप में कार्य करता है, जिसके कारण पूरे कोशिका और शरीर को ऊर्जा मिलती है। इस प्रकार माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह या पावर हाउस कहा जाता है, क्योंकि भोजन का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में ही हो रहा है। यही हो रहा है, भोजन का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। तो भाई रसोई घर भी इसे कह सकते हैं, भोजन का जो निर्माण हो रहा है, पावर हाउस यही है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं, क्योंकि यहीं पर भोजन का निर्माण होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है। समझ गए होंगे। सौर परिवार को सचित्र समझाइए। चित्र के साथ समझाना है सौर परिवार को। तो थोड़ा सा जानते हैं सौर परिवार में क्या होता है। सौर मंडल सूर्य का परिवार कहलाता है। इसमें सूर्य एक तारा, देखिए एक तारा है सूर्य, जो प्रकाश और ऊष्मा प्रदान करता है। सूर्य से ही निकले हुए 8 ग्रह होते हैं, जिनके नाम क्रमशः याद कर लीजिएगा। क्रमशः याद करिए, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। पहले यम हुआ करता था, लेकिन अब उसको ग्रहों की सूची से बाहर कर दिया गया है। यह समस्त ग्रह सूर्य के चारों ओर अंडाकार मार्ग द्वारा चक्कर लगाते हैं। इन ग्रहों से टूटे हुए पिंडों को उपग्रह कहते हैं। उपग्रह, पृथ्वी का एक उपग्रह है, उसको कहते हैं चंद्रमा। पृथ्वी का एक उपग्रह है ना चंद्रमा, ये चंदा मामा। ये सभी अपने अपने ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और सूर्य से प्रकाशित होते हैं। सूर्य सौर परिवार का जन्मदाता है। तो सौर परिवार का जन्मदाता कौन है? सूर्य है। आइए अब चित्र के माध्यम से समझते हैं। ये तो हो गया सूर्य अपना। ये कौन हुआ? ये है सूर्य, धड़कता हुआ, बिल्कुल ऊर्जा प्रदान कर रहा है। ये सूर्य हो गया। अब पहला जो यहाँ बना हुआ वो क्या है? वो है बुध। क्या है? बुध। दूसरा शुक्र, तीसरा पृथ्वी, चौथा मंगल, पांचवा बृहस्पति, छठा शनि, सातवां अरुण और आठवां वरुण। इनका नाम क्रम से याद रखिएगा। सूर्य के सबसे नजदीक जो है वो कौन सा ग्रह है? वो बुध है। कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह है। तो ये हुए, ये सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। ये सारे ग्रह जो हैं ये सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। देखिए बिल्कुल वलय के आकार में इसे बना हुआ, सबका रास्ता, सबका पथ निर्धारित है। ये इसी रास्ते से जाता, कोई किसी से टकराएगा नहीं। सबका रास्ता बना हुआ अलग अलग, ये देख सकते हैं आप। इसी रास्ते पे चल करके सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं। फसल चक्रण से क्या अभिप्राय है? फसल चक्रण क्या होता है? किसी निश्चित भूमि में निश्चित समय वाली फसलों को लगातार अदला बदली करके बोना फसल चक्रण कहलाता है। फसल चक्रण किसी क्षेत्र की भूमि, जलवायु तथा अन्य वातावरणीय कारकों के आधार पर भिन्न भिन्न रूप से अपनाया जाता है। यह कृषि के लिए अत्यंत महत्व रखता है। फसल चक्रण से कीटों और खरपतवारों से लड़ने में मदद मिलती है। फसल चक्रण से मिट्टी का कटाव कम होता है। अब आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि एक बार अगर कोई किसान अपने खेत में धान लगाया है, धान लगाया है, फिर अगली बार जब लगाएगा वो गेहूं बोएगा, गेहूं बोया, फिर अगली बार जब आएगा समय तो क्या धान लगाएगा? तो हो सकता है कि उस खेत में वो अगली बार गन्ना लगा दे, गन्ना लगा सकता है ना। हो सकता है कि अगली बार फिर अरहर बो दे। अच्छा, ये जब क्रम उलट फेर करके, यानी एक बार धान गेहूं लगाया गया, अगली बार वो गन्ना लगा दिया, फिर अगली बार फिर उसी खेत में मटर लगा दिया गया। तो जब धान के बाद गेहूं के बाद गन्ना फिर मटर, ऐसे
अदला बदली करके फसल उगाया जाता है तो वही कहलाता है फसल चक्रण। चक्र के नुमा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। पहले धान हो गया, फिर गेहूं हुआ, फिर गन्ना हुआ, फिर अरहर हुआ, तो चक्र के नुमा बन रहा है, यही कहलाता है फसल चक्रण। धातुओं की किन्हीं 4 विशेषताओं को बताइए। कौन कौन सी 4 विशेषताएं हैं, आइए लिख लेते हैं। धातुएं कठोर, ठंडी और चिकनी होती हैं, पहली विशेषता। धातुएं लचीली होती हैं और आसानी से टूटती नहीं हैं। धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाई जा सकती है। अच्छा, कौन सी धातु है जो पीट करके सबसे लंबी जो है चादर बनाई जा सकती, वह होता है सोना। भाई सोना पतला पतला तो बहुत लंबा इसको खींचा जा सकता है ना, पतला करके। यानी धातुएं आघातवर्धक होती हैं, उस पे उसको पीट करके लंबा बनाया जा सकता है। धातुएं विद्युत तथा ऊष्मा की अच्छी संवाहक होती हैं, बिल्कुल होती हैं। धातुओं को खींचकर तार बनाया जा सकता है, हाँ बिल्कुल बनाया जा सकता है। धातुएं जल में डूब जाती हैं। धातुओं में उच्च तन्यता शक्ति होती है। धातुएं ध्वनि युक्त होती हैं। तो ये चारों पॉइंट हैं, आप इसमें से लिख सकते हैं। धातुओं की 4 विशेषताएं यहाँ दी गई हैं। आपको पूरे अंक मिलेंगे। इसी को अगर आप नोट करके याद करके परीक्षा में लिख के आते हैं तो पूरे के पूरे अंक आपको मिलेंगे। ध्वनि प्रदूषण के हानिकारक प्रभावों को समझाइए। ध्वनि प्रदूषण के बहुत से हानिकारक प्रभाव हैं। सबसे पहला क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण से सुनने की क्षमता कमजोर होती है। दूसरा क्या है कि ध्वनि प्रदूषण से सिर दर्द, चिड़चिड़ापन और उच्च रक्तचाप जैसी समस्याएं हो जाती हैं। उच्च रक्तचाप मतलब हाई बीपी। ध्वनि प्रदूषण से हृदय गति बढ़ सकती है। ध्वनि प्रदूषण से तनाव बढ़ सकता है। ध्वनि प्रदूषण से मूड में उतार चढ़ाव हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है भैया। अभी अभी मान लीजिए कोई डीजे बजा रहा है और इतना तेज बजा रहा है कि आपका सिर बिल्कुल भन्ना रहा है, तो कैसा लगेगा। वही चीज ये कहा गया, ध्वनि प्रदूषण से तनाव बढ़ सकता है और ध्वनि प्रदूषण से मूड में उतार चढ़ाव हो सकता है। ध्वनि प्रदूषण से यकृत को भी नुकसान पहुंचता है, यानी लीवर भी डैमेज हो सकता है ध्वनि प्रदूषण से। ऊर्जा किसे कहते हैं, विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं का संक्षिप्त विवरण दीजिए। ऊर्जा की परिभाषा पूछा गया है, तो किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। कार्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। यह 2 प्रकार की होती है। तो यांत्रिक ऊर्जा, अब देखें, गतिज ऊर्जा, पहली ऊर्जा जो है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा कैसी होती है, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण, किसके कारण, गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता उत्पन्न होती है उसे उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। दूसरा क्या है, स्थितिज ऊर्जा। जब किसी वस्तु में विशेष अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की जो क्षमता उत्पन्न होती है वह उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। तो दोनों ऊर्जा हो गए। ये थे आज के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। बहुत ही बिल्कुल सटीक और सधे हुए शब्दों में मैंने इसको बताया है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करके शेयर भी कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में